बावड़ी के पानी का रंग बदल रहा था। बावड़ी के अंदर आता हुआ सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था। अंधेरे में बावड़ी की सीढ़ियां और लंबी नजर आ रही थी। अभी तक जहां खामोशी थी, बावड़ी में से घुंघरू की आवाज आने लगी। डरकर संजना ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उसने वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। जैसे ही संजना ने बावड़ी से बाहर निकलने के लिए पैर बढ़ाया, बावड़ी से एक हाथ निकला और उसने उसके पैरों को पकड़ लिया। अपने पैरों को छुड़ाकर वो बावड़ी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, मगर ये क्या, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। डर के कारण उसके जोरों से चीख निकल गई। क्या हुआ संजना, क्यों चीख रही थी? वो बावड़ी और उखाड़ो गड़े हुए मुर्दे। अगर तुम्हें मेरे प्रोफेशन से इतनी तकलीफ थी तो एक पुरातत्व विशेषज्ञ से शादी क्यों की? हमारा तो काम ही है गड़े मुर्दों को उखाड़ना। हाँ, तुम्हारा काम है, समझ में आता है, मगर हर जगह कहीं भी घूमने जाओ तुम उसी जगह खाल उधेड़ने बैठ जाती हो। घूमो फिरो एंजॉय करो, मगर नहीं, तुम्हें तो वहाँ का इतिहास जानना होता है। और भी तो प्रोफेसर है इस फील्ड में, मगर तुम्हारी तरह अपने प्रोफेशन के लिए पागल नहीं है। इतिहास नहीं जानूंगी तो उस जगह के रहस्य को कैसे समझ पाऊंगी? तुम नहीं समझोगे। तुम तो इंसानों के डॉक्टर हो। जैसे तुम्हें इंसान के शरीर की चीर फाड़ करना जरूरी है, वैसे ही हमें पुरानी जगह की चीर फाड़ करनी होती है। मैं भी क्लिनिक जा रहा हूँ, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ? अरे नहीं, मुझे भी 2 दिन के बाद सुजानगढ़ फोर्ट के किले की शापित बावड़ी के बारे में रिसर्च करने जाना है। वहाँ पर इन दिनों पानी की बहुत कमी है, मगर आसपास के लोग उस बावड़ी का पानी उपयोग में नहीं लेना चाहते हैं। मैं यहाँ का किला और उसके अंदर शापित बावड़ी को देखने काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे शहर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इस कारण सरकार ने फैसला लिया है कि बावड़ी का पानी उपयोग में लिया जाएगा। मगर मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए उस बावड़ी का पानी उपयोग करने लायक नहीं है। संजना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, अभी मैंने उस बावड़ी का निरीक्षण ही नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी गलत रिपोर्ट बनाकर सरकार को दूं? सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं खुद जाकर उस बावड़ी की छानबीन करूंगी, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचूंगी। जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप उस बावड़ी से दूर रहें। कहते हुए मुकेश लगातार रंजन को घूर रहा था। आप बाहर हमारा वेट कीजिए, ब्रेकफास्ट करके हम लोग उस बावड़ी तक चलेंगे। संजना रंजन और मुकेश के ड्राइवर के साथ ओपन जिप्सी में उस बावड़ी तक पहुंचे। रास्ते में घना जंगल था। रंजन अपने कैमरे से फोटो निकाल रहा था। संजना, तुमने ये बात सही कही,
जितना समय साथ में बिता लो इतना अच्छा होता है। तुम्हारे साथ आने पर कम से कम नेचुरल ब्यूटी के इतने करीब तो हूँ। दूर से ही वो किला नजर आने लगा था। किले के ऊपर कुछ चमगादड़ उड़ रहे थे। स्ट्रेंज, दिन के समय चमगादड़ उड़ रहे हैं। चमगादड़ तो रात में उड़ते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरानी में डाल देगा। यहाँ पर आज तक कोई अकेला नहीं आया है, हमेशा लोग ग्रुप में ही आते हैं। ग्रुप में आने के बावजूद यहाँ पर कई सारी ऐसी गतिविधि महसूस की जाती है जो साधारण नहीं होती है। साधारण नहीं होती मतलब क्या खास बात होती है उनमें? मुकेश को रंजन के द्वारा यूं हर बार अपनी बात का काटना गुस्सा दिला रहा था। ये सारी बातें तो आपको वहाँ जाकर ही महसूस हो पाएंगी। आइए मैडम, मैं आपको किला घुमा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बावड़ी के पास जाएंगे। मुकेश रंजन और संजना को किला घुमा रहा था। तभी एक दीवार के पास से घुंघरू की आवाज आने लगी, मानो कोई नृत्य कर रहा था। ये आवाज कैसी है? आवाज? कैसी आवाज? भूल जाइए कि आपने कभी कोई आवाज सुनी थी। मेरे साथ आगे चलिए। रंजन हैरानी से संजना की ओर देखता है। संजना भी हैरान थी क्योंकि उसने भी घुंघरू की आवाज सुनी थी। मुकेश के कहने पर दोनों आगे बढ़े तो बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। हम दोनों को आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको आवाज नहीं आ रही है। ये महल पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। यहाँ कोई अनैतिक रूप से रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुकेश तिरछी नजरों से संजना की ओर देखकर बोला, ये महल कुछ सालों पहले ही पुरातत्व विभाग की संपत्ति हुआ है। इस वक्त यहाँ पर वही लोग रह रहे हैं जिन्होंने इस महल का निर्माण कराया है, और आप कार्यवाही की बात कर रही हैं। कार्यवाही जिंदा इंसानों पर होती है, मरे हुए पर नहीं। व्हाट रबिश, क्या बकवास है? बकवास नहीं, हकीकत है। जो आपने अभी महसूस की यहाँ पर हर कोई उसे महसूस करता है। अभी हम जिस कमरे के पास से निकले वहां पर राजा को प्रसन्न करने के लिए दासियां नृत्य करती थी। अभी भी शायद वही नृत्य संगीत की महफिल सजी होगी। लोग कहते हैं कि यहाँ बावड़ी शापित है, मगर मैं कहता हूँ बावड़ी ही नहीं, पूरा महल ही शापित है। आइए, लंच का टाइम हो गया है, उसके बाद मैं आपको इस महल की कहानी सुनाऊंगा। लंच करने के बाद मुकेश ने एक पत्थर पर बैठकर कहानी सुनाना शुरू किया। रंजन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत साल पहले यहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। सभी लोग उनकी निसंतानता के कारण उन्हें ताने मारते थे। उन्होंने कई युद्ध जीते, मगर उनके दुश्मन हमेशा कहते कि तुम अभी कितने भी युद्ध जीत जाओ, मगर तुम्हारे मरने के बाद ये राज्य हमारा होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई वंशज नहीं है। रानी को भी यह बात परेशान करती थी। एक बार रानी अपने महल में श्रृंगार कर रही थी, तभी रानी की दासी उससे दूर खड़ी आपस में बातें कर रही थी। बंजर जमीन खुद को कितना भी सजा ले, मगर उसमें से सोना नहीं उपज सकता। संतान नहीं होने के कारण ही तो राजा ने रानी को छोड़ दिया है, और उनके इतने बुलावे पर भी तो यहाँ नहीं आते। हमेशा नृत्य संगीत की महफिल में डूबे रहकर अपने गम को भुलाते हैं। अब तो महाराज के दो ही शौक बाकी रह गए हैं, पहला युद्ध और दूसरा संगीत। कहते हुए दोनों हंसने लगी। उन दोनों की बातें रानी को तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने गुस्से में उनकी ओर देखा, मगर ये जाहिर नहीं होने दिया कि रानी ने उनकी सारी बातें सुन ली है। श्रृंगार कर कर रानी राजा का इंतजार कर रही थी, मगर राजा उनके कमरे में नहीं आए। तो रात को 12 बजने के बाद रानी ने अपना सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दिया और काले कपड़े पहनकर जंगलों में निकल गई। अगले दिन सुबह इन दोनों दासियों की लाश इस बावड़ी में से मिली थी। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी पड़ोसी राज्यों पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा जमा लिया। वहां के राजा ने राजा की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी राजा के साथ ब्याह दे दी। युद्ध जीतकर जब राजा महल में पहुंचे तो उनके साथ दूसरी रानी देखकर रानी बिना उनकी आरती उतारे अपने कमरे में चली गई। राजा अपनी नई रानी के साथ समय बिताने लगा और बड़ी रानी रात में जंगलों की ओर निकल जाती। समय बीत रहा था। जहां छोटी रानी राजा के बच्चे की मां बनने वाली थी, वहीं बड़ी रानी शैतान के बच्चे की मां बनने वाली थी। काली शक्तियों को उन्होंने स्वयं अपने गर्भ में बच्चा स्थापित किया था। राजमहल में खुशियां मन रही थी। सब लोग छोटी रानी को खुशकिस्मत मान रहे थे कि उनके आने से भी बड़ी रानी को भी मां बनने का सौभाग्य मिला।
छोटी रानी ने जिस दिन एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसी समय संयोग से बड़ी रानी ने भी शैतान के बच्चे को जन्म दिया। वो शरीर से विकृत था। उसे देखकर रानी को घृणा होने लगी और उन्होंने दासी से कह दिया कि राजा से कहना बड़ी रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। रानी ने खुद अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबाया और उसे इस बावड़ी में फेंक दिया और बावड़ी अभिमंत्रित कर दी ताकि वो उस बावड़ी से बाहर ना आ सके। मगर था तो वो शैतान का अंश। उसने बावड़ी के अंदर रहते हुए ही राजा, उसके राज्य और रानियां सबको तबाह कर दिया। उसका जब जन्म हुआ था वो अमावस्या की रात थी। कहते हैं इस बावड़ी के अंदर आज भी वो जिंदा है और अमावस्या के दिन शाम के 5 बजे के बाद जो कोई भी इस महल में मौजूद रहता है उस बावड़ी का शिकार बन जाता है। मैं नहीं मानती ये सारी बातों को। आप माने या ना माने, यही सच है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज अमावस्या है और शाम के 5 बजने वाले हैं। कहते हुए मुकेश जोरों से हंसने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा एकदम सफेद। रंजन संजना का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा। वह गुस्से में मुकेश की ओर देखकर बोला, जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो हम लोगों को यहाँ लेकर क्यों आए? क्योंकि बावड़ी की प्यास बुझाना मेरा फर्ज है। कहते हुए मुकेश एक चमगादड़ में बदल गया। अगले दिन रंजन और संजना की लाश बावड़ी के ऊपर तैरते हुए मिली। पिछले भाग में आपने देखा कि प्रिया एक जंगल में फंस गई है जहां से बाहर आने के लिए कोई शक्ति बार बार उससे बलि मांग रही है। इसी घबराहट में प्रिया रिद्धि को धक्का देती है और रिद्धि एक कुल्हाड़ी पर जा गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपनी सभी दोस्तों को मरा देखकर प्रिया बेहोश हो जाती है। अब आगे कुछ देर बाद होश आया तो पाया अनंत और संभव उसे घेर कर खड़े हैं। संभव ने उसका हाथ थामा हुआ था और अनंत उसका सर सहला रहा था। प्रिया कुछ बोलने को हुई ही थी कि सामने से रिद्धि कटोरी में सूप लेकर वहां आ पहुंची। प्रिया को एक पल के लिए अपनी
सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया, यहाँ कोई है? संभव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्या बोल रहे हो? कौन है और कहाँ है? वहाँ झोपड़ी के पीछे की तरफ से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। संभव ने डरते हुए कहा। झोपड़ी? होश में आओ संभव, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तुम यहाँ हो अपने कमरे में, यहाँ जानवर कैसे आएगा? हुआ क्या है, कुछ बताओगे? संभव ने ध्यान से देखा तो पाया वो तो अपने कमरे में ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहाँ उस जंगल में। संभव ने बोलते हुए अपना सर पकड़ लिया। प्रिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद संभव को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आने के बाद प्रिया ने संभव से कहा। संभव, रिद्धि और अनंत का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुम भी जंगल में थे। ये कैसे हो सकता है? अरे वो दोनों भी तो जंगल में ही थे ना। सच बताऊं तो ऐसा ही जंगल मैंने देखा था परसों। कुछ तो अनहोनी हो रही है हमारे साथ। समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या सपना है। खुली आंखों से देखकर सब कुछ कैसे झुठला दें। प्रिया ने अपने साथ हुई पूरी घटना संभव को शब्दशः सुना दी। फिर संभव ने भी अपना पूरा अनुभव प्रिया को बताया। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने के बाद दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर संभव ने आगे कहा। प्रिया, मुझे लगता है ये सब उस किताब के कारण ही हो रहा है। ये कौन सी ताकत है जो हमसे हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन रही है? हमारे दिमाग को इतना भटका दिया है कि सच और भ्रम का अंतर ही स्पष्ट नहीं हो रहा। ये जरूर कोई छलावा है जो हर पल हमें छल रहा है। हम दोनों वापस कमरे में आ गए और रिद्धि और अनंत नहीं आ पाए। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि छलावे ने उन दोनों का शिकार कर लिया? नहीं प्रिया, अपने दोस्तों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा दिल कहता है वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। हम उन्हें वापस लेकर आएंगे और इस छलावे से निकल जाएंगे। देखो, आज जब मैंने सपने में वो जंगल देखा तो हम चारों वहीं उस जंगल में थे। इसका मतलब वो चारों अभी भी इस छलावे में फंसे हैं। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है हमें वो किताब फिर से पढ़नी होगी, तभी समझ में आएगा कि ये सब क्या है और क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि इस छलावे से बाहर आने का रास्ता भी हमें उस किताब में ही मिलेगा। प्रिया और संभव तेज कदमों से वापस अंदर किताब वाले कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही वे दोनों एक बार फिर से खुद को उसी जंगल में पाते हैं। नहीं, हम फिर से उसी छलावे में आ गए हैं। प्रिया घबराकर इधर से उधर भाग रही थी। तभी उसे एक घने पेड़ के पीछे से किसी के होने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर वहां खड़ा हो। प्रिया दौड़कर पेड़ के पास पहुंच गई। अचानक ही पेड़ की डाल पर से एक आदिवासी जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले के कारण प्रिया घबरा गई थी। वह घबराकर वहां से दूर भागने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी रिद्धि पर पड़ी। अंधेरे में वो नीचे झुककर बैठी हुई थी। लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। धीमे कदमों से प्रिया उसके पास पहुंची। रिद्धि, ये तुम ही हो ना? यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया की बात सुनकर रिद्धि ने अपना चेहरा ऊपर किया। रिद्धि का चेहरा देखकर प्रिया की चीख निकल गई। रिद्धि के मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो किसी इंसानी हाथ को नोच कर खा रही थी। रिद्धि को ऐसे देख प्रिया उल्टी दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगती है। रिद्धि अब गुस्से में प्रिया को घूर रही थी और धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। रिद्धि, ये क्या कर रही हो? क्या गया है तुम्हें? तुम मेरी रिद्धि नहीं हो सकती। दूर हटो मुझसे। रिद्धि खून से सने मुंह को खोलकर भयानक तरीके से हंसने लगती है। ध्यान से देखो, ये मैं ही हूँ और तुम्हें पता है कि ये हाथ किसका है? तुम्हारे दोस्त अनंत का। प्यारी प्रिया, ऐसी नजरों से मत देखो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। तुम्हें याद है ना, उसने कहा था कि बलि देनी होगी। जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी हम इस छलावे से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब सच नहीं हो सकता। जरूर ये सब मेरा भ्रम है। ये भ्रम नहीं है। भूल गई? तुमने भी तो चखा था ना जब उन आदिवासियों ने परोसा था तुम्हें। जानती हो क्या था वो? क्या था? तुम्हारा दोस्त अनंत। झूठ है ये सब। अनंत तो उस समय हमारे साथ ही था। अनंत को कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हो तुम।
वो सब एक छलावा था। तुम नहीं जानती तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद चीजों में से क्या सच है और क्या भ्रम। तुम्हें मौका मिला था ना कि तुम यहाँ से निकल सको, लेकिन तुमने वो मौका गंवा दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। संभव की बलि दे दो और मेरे साथ छलावे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारे जैसी हैवान मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। तुम रिद्धि नहीं हो, ये सब मुझे तोड़ने का तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। संभव कहाँ हो तुम? संभव। प्रिया, मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। ये छलावा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। संभव, हिम्मत से काम लो। मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है प्रिया। मैं इस जंगल की भूल भुलैया में भागते भागते थक गया हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, बार बार घूम फिर कर यहीं आ जाता हूँ। इस जंगल का कोई सिरा ही नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सुन रही हो ना, ये आदिवासियों की भयानक आवाजें और ढोल की मनहूस आवाज। ये आवाज अगर मैंने कुछ देर और सुनी तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है, बलि देनी होगी। ध्यान रखो, यहाँ से तुम में से कोई एक ही वापस जा सकता है। भूल जाओ ये तुम्हारे दोस्त है, बस बलि दो और अपनी जान बचाओ। प्रिया, इस रिद्धि ने हमारे दोस्त अनंत को मार डाला। देखा ना तुमने, इसने कितनी निर्ममता से अनंत को। अनंत मेरे भाई, मेरे दोस्त, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं इस छलावे में फंसकर नहीं मरने वाला। मैं बलि दूंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। संभव, संभालो अपने आप को। देखो, ये सब हमारा वहम है बस। संभव, होश में आओ। अगर यहाँ से निकलने की यही शर्त है तो सबसे पहले मैं इस रिद्धि को मार डालूंगा। इसी की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। हमने इसे मना किया था उस शैतानी किताब को हाथ ना लगाना, लेकिन ये नहीं मानी। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर संभव कुल्हाड़ी उठाकर उसकी ओर लपक पड़ता है और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बस एक बलि और, उसके बाद तुम आजाद हो। संभव, ये क्या कर दिया तुमने? रिद्धि दोस्त थी हमारी, हम तो यहाँ उसे बचाने आए थे ना। देखो प्रिया, यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अगर कुछ देर और यहाँ रहोगी तो यह आवाज सुनते सुनते ब्रेन हेमरेज से मर जाओगी। मुझे माफ कर देना, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी। संभव, देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। हम एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं और ये हमसे ऐसे ही काम करा रही है जिससे नेगेटिविटी बढ़े, ताकि उसकी ताकत बढ़ती जाए और हम उसकी पकड़ से कभी आजाद ना हो पाए। अपने दोस्तों की बलि देकर हम कभी यहाँ से निकल नहीं सकते। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने दोस्त के हाथ खून से रंगने नहीं दूंगी तुम्हें। इतना कहकर प्रिया कुल्हाड़ी लेकर अपनी गर्दन पर वार करने लगती है। प्रिया, संभव, उठो। कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? रिद्धि और अनंत कहाँ है? रिद्धि और अनंत अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। छलावे में फंसकर उनकी मौत हो गई है सर। हमें भी यही लगा था कि हम कभी लौट कर नहीं आ सकेंगे, लेकिन उस छलावे से हम बाहर कैसे निकले? रिद्धि ने मुझे फोन किया था और उस किताब के बारे में काफी कुछ बताया था। आज मैं जब यहाँ रिद्धि से मिलने और वो किताब देखने के लिए आया तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद पड़ा है और मेरे बहुत खटखटाने पर भी कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। मेरा मन आशंका से भर गया। मैंने तुरंत पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और तुम चारों वहां से नदारद थे। मैं समझ गया कि जरूर यह सब उस किताब के कारण हुआ है, इसलिए मैंने वो किताब खोली और उस शक्ति को कमजोर करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र साधना के कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो तुम दोनों बेहोशी की हालत में यहां पड़े दिखाई दिए।
प्रोफेसर के सही समय पर उन्हें बचा लेने के कारण प्रिया और संभाव की जान बच गई थी, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के सदमे से वो कभी निकल ही नहीं सके। अपनी रिसर्च छोड़कर वो दोनों वापस अपने घर लौट गए थे। उस शैतानी किताब को प्रोफेसर ने अपने लाइब्रेरी में रख लिया था। सभी उस घटना को भूलने की कोशिश में लगे थे। 8 साल बाद। अरे यार, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी में ये किताबें कैसी हैं? ऐसा करती हूँ आज रात को इसे पढ़कर देखती हूँ।